हेलो एवरीवन। अभी हम देखेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, उसका पैथोजेनेसिस, उसके बारे में सब कुछ। तो बेसिक हम जो हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर पढ़ा, जितने भी सब पढ़ा था हमने अल्पम से जो भी याद किया था वही होगा। बस जो भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल सेल इंजरी के होंगे वो थोड़ा एग्जैजरेट हो जाएंगे अपने इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, बाकी क्योंकि बेस कैरेक्टरिस्टिक्स यही रहेंगे। तो अपना इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या था? रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रहा था जब स्ट्रेस अपना शॉर्ट ड्यूरेशन का था, बट यहाँ पे इट इज़ ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस और हाइपोक्सिया। या तो अपना हाइपोक्सिया या फिर अन्य कोई भी स्ट्रेस अगर अपना लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है तो होगा अपना इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हमारा लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, बेसिक हमारा हमको डिफरेंशिएट करने के लिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को, तो ये है इनएबिलिटी टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है हमारा एटीपी सिंथेसिस करना, जो और भी कई फंक्शन होते हैं मेरे बॉडी में डिटॉक्स करना। तो इनएबिलिटी टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इतना डैमेज हो चुका कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शनिंग को हम वापस से सही नहीं कर सकते, इनएबिलिटी टू रिवर्स। दूसरा हो जाएगा अपना डिस्टर्बेंस सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन दोनों तरफ अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, चाहे वो कैल्शियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, जिसका भी हो मेंटेन करना, और भी प्रोटेक्शन और भी जितने फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनमें फंक्शन में डिस्टर्बेंस आना, डिस्टर्बेंस इन सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। तो ये अपना बेसिक क्राइटेरिया है इरिवर्सिबल सेल इंजरी और रिवर्सिबल सेल इंजरी के बीच में फर्क करने का। अब हम देखेंगे इसमें भी देखेंगे हम बायोकेमिकल चेंजेस और अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इसमें बायोकेमिकल चेंजेस क्या आएंगे, जो हमने ऊपर देखे वैसे ही एटीपी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी नहीं बना पाएगा। यहाँ पे और ज़्यादा कम होगा, ऊपर कम हो रहा था यहाँ पे और ज़्यादा कम होगा। प्रोटीन भी फर्दर कम होगा, पीएच भी कम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, जो कि क्यों हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। उसके बाद हमारा लाइसोसोमल एंजाइम लीकेज, हमारा लाइसोसोमल एंजाइम के लीक होने की वजह से ही हमारा सेल यहाँ पे मरता है। अब हमने एक चीज़ देखो, बायोकेमिकल चेंजेस में देखा लाइसोसोमल एंजाइम लीकेज, और हम अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस में भी देखेंगे लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का लीकेज। तो ये हो गया हमारा बायोकेमिकल चेंजेस, एटीपी का कम होना, प्रोटीन कम होना, पीएच कम होना ड्यू टू लैक्टिक एसिड और अपना लाइसोसोम एंजाइम लीकेज। अब हम देखेंगे अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस। अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कैल्शियम इन्फ्लक्स। हमें पता था मेरा कैल्शियम बाहर ज़्यादा होता है सेल में, अंदर कम होता है, तो सेल अपना बाहर से कैल्शियम अपना बाहर से अंदर आएगा सेल में, जो कि क्या करेगा, सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। और हमने देखा था ऊपर अमोफस डेंसिटी डिपॉजिट हो जाएगी सेल के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स की, जो जहाँ पे वो कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। एक्सेस इंट्रासेलुलर डिपॉजिट्स ऑफ अमोफस कैल्शियम सॉल्ट्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है। तो हमारा कैल्शियम हमारे को पता है कोफैक्टर है। कोफैक्टर तो वेरियस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसका नाम है यहाँ पे, जैसे कि फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीएज को एक्टिवेट करेगा, एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। तो हमारा कैल्शियम हमारा फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा बाय इंक्रीज कैल्शियम कॉज डैमेज टू मेम्ब्रेन। फॉस्फोलाइपेज क्या है? फॉस्फेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज, कॉज डैमेज टू द मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस पे गौर फरमाओ। ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। अपना ये कैल्शियम आया, उसने फॉस्फोलाइपेज को किया, डैमेज किया मेम्ब्रेन को, फिर हमने प्रोटीज को करेगा, प्रोटीज को डैमेज करेगा, जो ऑर्गेनल्स है जो प्रोटीन के बने हुए उनको डैमेज करेगा। और हमने पहले पढ़ा था माइलिन फिगर्स, तो वैसा वैसा और मतलब उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा और उसको और पिंक करेगा सेल को। इट कॉजेज इंटेंस इओसिनोफिलिया। इंटेंस इओसिनोफिलिया एक्टिवेटेड प्रोटीन सेल को डाइजेस्ट करके अपना पिंक कलर का ये जो माइलिन हाइलिन कंटेंट है उसको सेल का बढ़ाएगा, कॉजेज इंटेंस इओसिनोफिलिया। फिर आएगा एक्टिवेट एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट करेगा कैल्शियम, तो क्या करेगा एंडोन्यूक्लियस? न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करेगा। तो अपना न्यूक्लियस को कैसे डाइजेस्ट करेगा? पीके, ये प्रोसेस है पीके। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस है नॉर्मल, ये ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डाइजेस्ट होकर छोटा होकर क्या होगा? पिक्नोसिस। उसके बाद अगली स्टेज क्या है न्यूक्लियस की? कैरियोरेक्सिस। उसके बाद अगली क्या है? लाइसिस। लाइसिस में खत्म हो जाएगा पूरी तरह। पिक्नोसिस में छोटा होगा, कैरियोरेक्सिस में टुकड़े होंगे, और लाइसिस में पूरी तरह से खत्म। अब हमारा तीसरा आएगा लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसमें क्या हो रहा है? एस्केप ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन ऑफ सेल विच कॉजेज सेल डेथ। हमारे लाइसोसोम के एंजाइम बाहर निकल के सेल की डेथ कर देंगे। कौन कौन से एंजाइम्स है हमारे? आरएनएस, डीएनएस, प्रोटीएस, लाइपेज, हाइड्रोलेज। ये हम सबको पता है, ये एंजाइम्स हमारे ये सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब एक बार वापस से देख लेते हैं पूरा इरिवर्सिबल इंजरी में क्या हो रहा है। हमारे जो वैक्यूल्स है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उनमें लार्ज अमाउंट में हमारा डिपॉजिट्स हो रहे हैं कैल्शियम के सॉल्ट्स के। हमारा डिस्ट्रप्शन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन का, माइलिन फिगर्स आ रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में। इंटेंस इओसिनोफिलिया हो रहा है यहाँ पे, इंटेंस इओसिनोफिलिया। यहाँ पे डिस्पर्स राइबोसोम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, राइबोसोम सब ऐसे डाइजेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से और अन्य एंजाइम्स की वजह से। अपना स्वेलन और रप्चर्ड लाइसोसोम अपना सोल अपना फूल जाएंगे और फट जाएंगे, जिससे कि अपना सेल पर डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टर्बेड हो जाएगा साइटोस्केलेटन, और अपना न्यूक्लियस का क्या होगा? पिग्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, जो हमने पढ़ा।
ओके, ये था हमारा पूरा पैथोजेनेसिस इरिवर्सिबल सेल इंजरी का।